स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल स्टडी ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अलग अलग रहा है, या फिर आपने दो अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर आपने विदाउट बीएड एमए एजुकेशन किया है और अब आप सोच रहे हैं कि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देकर आप शिक्षा शास्त्र एजुकेशन सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, उसमें पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो इन सभी केसेस में यूजीसी नेट की क्या गाइडलाइंस है, वो क्या कहते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं, इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगी और गाइडलाइन क्या कहती है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं किसी भी सब्जेक्ट के, राइट, सो सही समय क्या है कि आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट कर दें और इवन उसे एग्जाम को देना भी स्टार्ट कर दें। कब तक आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा, ये सभी चीजों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। साथ ही अगर आप नेट एग्जाम क्लियर कर चुके हैं तो दोस्तों, फिलहाल हाल ही में हम लोगों ने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने हाई पेइंग जॉब्स के बारे में बात की थी, दैट एनटीए यूजीसी नेट करने के बाद और क्या क्या ऑप्शंस, जॉब ऑप्शंस आपके पास होते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ कहीं स्क्रीन पर मिल जाएगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, राइट। तो जरूर से जाकर के उसे देखिए, हो सकता है आपके लिए कोई एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी निकल करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आपको दिखाती हूँ यूजीसी नेट जो अपना नोटिफिकेशन देती है उसमें वो डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या कहती है। ओके, तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं क्या। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में जो हमारा एग्जाम हुआ था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल का जो एग्जाम था, उसमें ही ये क्लियरली लिखा हुआ है दैट यूजीसी नेट देने वाला कोई भी एस्पिरेंट मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसमें, राइट। अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है तो एजुकेशन में क्या है, मास्टर्स डिग्री, या तो आप एमए एजुकेशन हो, राइट, या फिर आप एमएड हो। एमएड में एडमिशन तभी मिलता है जब आपके पास बीएड किया गया हो, राइट। तो आपके पास बीएड है, फिर आपने एमएड किया तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएड नहीं किया है और आपने सीधे एमए एजुकेशन किया है कोई और ग्रेजुएशन के बाद, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। जरूरी क्या है कि आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमए होना चाहिए, ना सिर्फ एजुकेशन, बाकी अदर सब्जेक्ट भी, राइट। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा जो ग्रेजुएशन में है वो कुछ और सब्जेक्ट रहे और साइंस रहा और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए हिस्ट्री में कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री में एमए है, 55% एटलीस्ट होना चाहिए, 55% आप दे सकते हैं, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद जो अदर कैटेगरीज से आते हैं, जैसे कि मान लें आप ये ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी, उनके लिए मिनिमम मार्क्स 50% है, राइट। सो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनता है, अधिकतर जो बीएड वाले हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक तो बनता है बीएड प्लस एमएड, राइट, और फिर नेट का एग्जाम। ओके, बीएड नहीं किया है तो एमएड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिना बीएड के एमएड में एडमिशन मिलता नहीं। ओके, तो फिर क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया है ना, कोई भी ग्रेजुएशन किया है प्लस उसके बाद आपने क्या कर लिया, एमए एजुकेशन कर लिया, तो बिल्कुल आप नेट दे सकते हैं एजुकेशन से, राइट। तो ये बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है। अगर उसके बाद और बात करते हैं कि आप कब दे सकते हैं, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब से आप एलिजिबल हैं, या फिर आप फाइनल ईयर में नहीं भी है, मान लीजिए आपने अपने फर्स्ट ईयर में ही, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, राइट, और तभी से आपने एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया, तो बिल्कुल आपका जो सर्टिफिकेट है वो देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको अपना एग्जाम जो है, कौन सा एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम
नेट एग्जाम क्लियर करने के 2 साल अंदर अंदर तक आपको क्लियर कर लेना है, राइट। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, लेट मी मेक दिस मोर क्लियर। फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया, अब सिचुएशन ये हुई कि आपने पास भी कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, पास कर लिया, बट आपका जो एमए है वो अटका हुआ है। अब कब तक अटका रह सकता है? 2 साल तक। पास करने के 2 साल के अंदर अंदर आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, राइट। अगर बात करें हम कि भाई आपका जेआरएफ निकल गया है, तो जेआरएफ कब तक वैलिड रहेगा? 3 इयर्स तक रहेगा। एज क्या दी हुई है? एज इस बार है 31 ईयर तक के जो स्टूडेंट हैं उन्हें, जनरल स्टूडेंट, उन्हें जो है जेआरएफ के लिए वो एलिजिबल हैं, उन्हें जेआरएफ मिलेगी। फिर 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी है कुछ कुछ कंडीशंस में, उन पर भी अभी बात कर लेते हैं, राइट। तो ये क्लियर है आपको, जितना कोई सा भी सब्जेक्ट हो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विदाउट राउंड ऑफ आपके 55% होने चाहिए, दिस वन, राइट। यहां पर चलिए, अब अगर हम एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अगर जब बात आती है जेआरएफ की तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। इस साल का जो नोटिफिकेशन था और लगभग यही सिचुएशन रहती है, नॉट मोर देन 31 ईयर एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, राइट। जिस मंथ में ये एग्जाम हुआ है उसकी पहली तारीख तक आपकी एज 31 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आपको जेआरएफ मिलेगा। और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, किन किन लोगों के लिए है? ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, राइट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए है, थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड टू द वुमेन एप्लीकेंट। ओके, तो अगर आप 31 के हो भी गए हैं तो अगर वुमेन एप्लीकेंट है तो 36 तक एप्लीकेबल है, दे सकते हैं वो ये एग्जाम, जेआरएफ आपको मिल सकती है, राइट। इसके अलावा भी कुछ रिलैक्सेशन है डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, जैसे कि एलएलएम जो लोग करते हैं, राइट, उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इन एज विल बी परमिएबल टू कैंडिडेट विद एलएलएम डिग्री, right? A relaxation of up to 5 years is provided to the candidate who served in the armed force subject, right? तो जो सर्व दिए हैं, सर्व किया है जिन्होंने आर्म फोर्सेस में, उन्हें भी मिल सकता है 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कहाँ अवेलेबल है? जो नोटिफिकेशन आता है उसी में रहती है। आप परेशान होते हैं और काफी कमेंट आती है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है, राइट। बाकी बहुत बेसिक चीजें हैं, और भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जैसा कि जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ओके, तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।